दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज हम आपके होश उड़ाने वाले हैं। डू यू गेट आस्क्ड कि तमाशा 2 कब आएगी या जब वी मेट 2 कब आएगी? तो मैं बोलता हूँ कि मैंने लव आजकल 2 तो बना ली है, वो तो इतनी अच्छी गई नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हो कि बाकी फिल्में? Young people of the world today are even more lonely than the previous generations. Memory is a book, so when somebody loses memory, they lose it page by page, starting from right to left. So the earliest incidents are the ones that one sticks on to the longest. If your grandmom were alive, I would have spoken to her. The whole story of the film is exactly your grandmother's story. And Imtiaz, what as a filmmaker is your biggest fear or your biggest insecurity? I should The Right Angle with Sonal Kalra. हम में से ज़्यादा लोग जो है ना वो होटल्स को सिर्फ रहने की या रुकने की जगह समझते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसे एड्रेसेस भी हैं जहाँ रहना एक एक्सपीरियंस नहीं, एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ एक रात का बिल उतना आता है जितना लोग सालों में सेव करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ इतने महंगे होटल रूम्स क्यों हैं, सवाल ये है कि आखिर वहाँ पे इतना क्या कुछ मिलता है जिसके लिए वो लोग इतना चार्ज करते हैं। आज हम उसी दुनिया को डिकोड करेंगे, अल्ट्रा लग्जरी की दुनिया को। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विद सोनल कालरा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली रैप। आईपीएल 2026 के बीच में क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने ना अपनी बॉलिंग से ज़्यादा अपनी मिस्ट्री गर्ल की वजह से हेडलाइंस बना रखी है। रिसेंटली क्या हुआ कि अर्शदीप सिंह ने स्नैपचैट पर एक फ़ोटो शेयर की जिसमें वो एक लड़की का हाथ पकड़े हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। अब इस क्रिप्टिक टीजिंग ने फैंस को पूरा डिटेक्टिव बना दिया और उन्होंने नोटिस किया कि उस लड़की के हाथ पे ना एक ओमकार का टैटू है जो एक्टर समरीन कौर के टैटू से मिलता जुलता है। और फिर नेल पॉलिश भी मिला ली लोगों ने। समरीन को हाल ही में पंजाब किंग्स के मैचेस में चीयर करते हुए भी देखा गया था। तो पीपल हैव पुट 2 and 2 टुगेदर एंड वी फिगर आउट अर्शदीप्स मिस्ट्री गर्ल। बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है क्योंकि धुरंधर द रिवेंज ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं कर पाई। धुरंधर द रिवेंज ऑफिशियली बन गई है पहली बॉलीवुड फिल्म जिसने सिर्फ डोमेस्टिक नेट कलेक्शन में 1000 करोड़ रुपए की फिगर जो है वो पार कर ली है। आईपीएल के क्रेज के बावजूद थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड्स लगे हुए हैं। सो धुरंधर हैज रियली क्रिएटेड हिस्ट्री। और अब हम आते हैं अपने सॉल्व सेगमेंट में। आपको पता है वॉर वगैरह का टाइम चल रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो इस सब के बीच में ना दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो कह रहे हैं कि भैया पैसे बचा लो, बुरा वक्त आ सकता है, आने वाला है। और दूसरे वो जो समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए, जो जीना है जिस तरह से जीना है उसको जी डालो। अगर आप उस सेकेंड कैटेगरी में हो और लिव लाइफ किंग साइज में यकीन रखते हो तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज के इस सेगमेंट में हम आपके होश उड़ाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के अल्ट्रा एक्सपेंसिव होटल स्वीट्स की, इंडिया के 5 या 6 मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट फेमस होटल स्वीट्स की, जहां एक रात को रहने का कई बार खर्चा 30 से 35 लाख तक आता है। आपको पता है इतने पैसे में ना एक डिसेंट 2 BHK फ्लैट आ जाएगा किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में। तो ये सिर्फ होटल्स नहीं है, ये बल्कि रिच एंड फेमस की वो दुनिया है जहाँ पे पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। पर हम और आप जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अक्सर सोचते हैं कि भैया ऐसा है क्या कि 30 लाख रुपए कोई रात भर में खर्च करके आ जाए। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन होटल स्वीट्स में जहाँ पे लोग लाखों रुपया एक रात में खर्चते हैं वहाँ पे ऐसी क्या फैसिलिटीज़, क्या अमेनिटीज़ मिलती हैं। तो इन अल्ट्रा रिच होटल स्वीट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हेरिटेज होटल्स की। तो इंडिया की जो असली ताकत है ना वो उसका रॉयल इतिहास है और मोस्टली आपको ये इतिहास जो है राजस्थान जैसी स्टेट में दिखेगा, जहाँ पे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर इस तरीके के एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े महल हैं जो अर्स्टवाइल प्रिंसेस राजाओं के। ये वो जीते जागते गवाह हैं कि यहाँ कभी असली सल्तनत चलती थी राजा महाराजाओं की।
वक्त के चलते जब प्रिंसली स्टेट्स ख़त्म हुई तो इन बड़े बड़े पैलेसेस की जो मेंटेनेंस थी वो बहुत मुश्किल हो रही थी, तो उस मेंटेनेंस को करने के लिए बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ ने इन पैलेसेस को किसी ना किसी बड़ी लग्जरी होटल चेन्स को दे दिया। तो वो चेन्स के एक्वायर करने के बाद ये बन गए बहुत अल्ट्रा लग्जूरियस होटल्स। 70% ऑफ राजस्थान हेरिटेज प्रॉपर्टी इज़ नाउ इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड इट्स नियरली 90% व्हेन इट कम्स टू ग्रैंड पैलेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर के ताज रामबाग पैलेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजेस्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1835 में ये एक सिर्फ छोटी सी कोठी थी जो महारानी की जो सबसे फेवरेट हेल्पर थी ना उनके लिए बनाई गई थी। बाद में इसे हंटिंग लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर ये जयपुर के महाराजा का परमानेंट घर बन गया। इस पैलेस की पहचान जो है ना वो यहाँ के वेरांडा कैफे से है, जहाँ की शैंपेन आफ्टरनून टी पूरे राजस्थान में मशहूर है। यहाँ एक असली विक्टोरियन एरा स्टीम इंजन खड़ा होता है जिसे लग्जरी बार में कन्वर्ट किया गया है और इसका नाम स्टीम है। सो ताज रामबाग पैलेस का जो सुख निवास स्वीट है, जो कि महाराजा स्वीट भी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे लग्जूरियस होटल रूम्स में गिना जाता है। 1800 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये रूम जो है, रूम स्वीट आता है अपनी प्राइवेट टेरेस के साथ। इसका रैक रेट, माने कि जो रेट अगर आप वेबसाइट वगैरह पे देखें तो 12 से 14 लाख रुपए पर नाइट के बीच में बोला जाता है। इस स्वीट में बिल क्लिंटन, अमिताभ बच्चन जैसे बिग स्टार्स और कई पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने अपनी शाही हॉस्पिटैलिटी यहाँ की एक्सपीरियंस की है। मैं आपको ना आगे चलने से पहले ये बता दूं कि ये जो रैक रेट होता है ना होटल्स का, वो एक्चुअल रेट से कभी कभी काफ़ी नीचे होता है, कभी काफ़ी ऊपर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम ऑफ द ईयर, डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे कोई लग्जूरियस शादी हो रही है, डिपेंडिंग ऑन उस सिटी में कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके चलते जितनी बुकिंग होती है उसके हिसाब से ये होटल रूम्स के जो रेट हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लग्जरी होटल की, विच इज़ उदयपुर ओबरॉय उदय विलास। तो उदयपुर के ओबरॉय उदय विलास में है कोहिनूर स्वीट, जिसमें घुसते ही आपको प्राइवेट पूल के पास असली मोर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो तकिए वाले मोर भी बने होते हैं बहुत सारे होटल्स में, पर आपको जीते जागते मोर जो है वो घूमते फिरते दिखेंगे अपने स्वीट में, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स दिस प्रॉपर्टी। इस कोहिनूर स्वीट में रहने की कीमत जो है वो 8 लाख से 10 लाख रुपए पर नाइट हो चुकी है। इस स्वीट के स्विमिंग पूल का जो पानी, मतलब प्राइवेट स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का पानी भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और उसको हर 4 घंटे में फिल्टर भी किया जाता है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शंस यहीं हुए थे, जहां पूरा होटल एक महल की तरह सजाया गया था। बियॉन्से भी इसी होटल में रुकी थी और फंक्शन पे परफॉर्म भी किया था। अब चलते हैं साउथ की तरफ। तो ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद की बात करें तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ऊपर से देखने पे तो एक असली बिच्छू या स्कॉर्पियन की शेप में दिखता है ये होटल। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी डाइनिंग टेबल है जहाँ एक साथ 101 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, और इसकी जो अकूस्टिक इंजीनियरिंग है वो इतनी ख़तरनाक है कि अगर आप एक कोने में धीरे से विस्पर भी करेंगे ना उस डाइनिंग टेबल पे, तो दूसरे कोने पे बैठे हुए बंदे को भी आपकी बात सुनाई देगी। यहाँ की लाइब्रेरी ब्रिटेन की विंडसर कासल की लाइब्रेरी की कॉपी है, जिसमें जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनकी नायाब कलेक्शन रखी हुई है। इस होटल का ताज फलकनुमा का सबसे अच्छा स्वीट है निज़ाम स्वीट, जिसका करंट रेट लगभग 9 लाख से 11 लाख रुपए पर नाइट टच कर रहा है। इस निज़ाम स्वीट की खास बात यह है कि यहाँ पे टर्किश रग्स हैं, क्रिस्टल शैंडलियर्स हैं और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के टाइम का एक्चुअल एंटीक फर्नीचर रखा हुआ है। और तो और क्रॉकरी जो है वो सब वर्साचे की है। आप सोचो कि आप एक ऐसे कमरे में रह पाते हो जिसे कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने अपना कमरा कहा था। अगर पैलेसेस में हिस्ट्री है तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जो स्वीट्स है ना उनमें पावर है, एंड दे आर कंसिडर्ड ऑल्सो टू बी सिंबल्स ऑफ द मोस्ट सिक्योर होटल स्वीट्स इन द कंट्री। तो अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है ITC मौर्या दिल्ली का चाणक्य स्वीट, जो कि किसी किले से कम नहीं है। इसकी सारी विंडोज़ बुलेट प्रूफ है। जो मौर्या होटल है ना उसके सामने रिज है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस स्वीट की सारी विंडोज़ बुलेट प्रूफ है। और इसमें एक सीक्रेट सर्विस एंट्रेंस है ताकि बड़े बड़े गेस्ट्स को कॉरिडोर में से, लॉबी में से निकल के ना आना पड़े। यहाँ का इस होटल का रेस्टोरेंट है बहुत ही फेमस, दुनिया में फेमस है, बुखारा रेस्टोरेंट। उसमें तो अगर कोई बहुत बड़ा गेस्ट रुकता है तो उसके नाम का प्लेटर बना दिया जाता है। जैसे आपको बुखारा में क्लिंटन प्लेटर मिलेगा या बराक ओबामा के नाम
नाम का ओबामा प्लैटर मिलेगा, क्योंकि ये प्लैटर उनके ऑनर में बनवाया गया था जब वो लोग यहाँ विजिट करने आए थे और इस होटल में रुके थे। चाणक्य स्वीट जो है ये 4600 स्क्वायर फीट में है, मतलब हम सबके घरों से बड़ा, पूरे घर से 4-5 बेडरूम हाउसेस से बड़ा ये स्वीट है। इसका रेट जो है वो 8 लाख से 12 लाख रुपए तकरीबन बताया जाता है, जो कि फ्लक्चुएट करता है। यहाँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दलाई लामा, टोनी ब्लेयर जैसे हेड्स ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे रह चुके हैं चाणक्य स्वीट में। पुतिन के स्टे के वक्त मुझे याद है कि पूरा का पूरा फ्लोर एक हाई सिक्योरिटी बंकर बन गया था, और उनका खाना भी जो है ना वो उनकी टीम पहले खुद चेक करती थी और उसके बाद उन्हें सर्व करती थी एज पर प्रोटोकॉल। इन सब स्वीट्स में मैं आपको बता दूं, एक बात होती है कि एक 24/7 प्राइवेट बटलर मौजूद रहता है, और स्वीट्स के अंदर ही ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं कि जो बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट हैं एक्चुअली उन्हें बाहर निकलना ही नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए। अब चलते हैं मुंबई के स्वीट की बात करें, जो सबसे अल्ट्रा लग्जूरियस है वो है ताजमहल पैलेस का टाटा स्वीट। उसकी दीवारें करोड़ों की हैं, क्योंकि वहाँ पे लेजेंडरी पेंटर्स एम.एफ. हुसैन, रज़ा, इन सब की पेंटिंग्स जो है, एक्चुअल पेंटिंग्स वहाँ पे डिस्प्लेड हैं कमरे में। इस स्वीट में एक प्राइवेट बटलर 24 घंटे अवेलेबल रहता है, जो मैंने बताया कि अक्सर इन लग्जूरियस स्वीट्स में होता है, जो आपके कपड़ों की आयरनिंग से लेके आपके फेवरेट स्नैक्स किसी भी टाइम 24/7 आपके लिए रेडी रखता है। टाटा स्वीट जो है ये 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसका अपना एक प्राइवेट स्पा भी है स्वीट के अंदर ही, और एक प्राइवेट जिम भी है। मतलब अब आपको कमरे से, जैसे कि मैंने कहा, निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने के लिए। यहाँ किम कार्दाशियन और टॉम क्रूज जैसे ग्लोबल आइकॉन्स ने स्टे किया है। 2026 में टाटा स्वीट का रेट जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपए पर नाइट से स्टार्ट होता है। किम कार्दाशियन ने यहाँ से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो गई थी, और उसके बाद से तो इस स्वीट की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम आते हैं उस चीज़ पे जिसे इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी फ्लेक्स कहा जा सकता है। वो स्वीट है इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी स्वीट कॉल्ड द महाराजा पवेलियन, जो कि है जयपुर के राज पैलेस होटल में, जिसका ऑफिशियली एक रात का किराया जो है वो तकरीबन 35 लाख रुपए है। अब आप पूछेंगे कि ये 35 लाख रुपए क्यों है भैया, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े स्वीट्स जो है वो 10 लाख में है। क्योंकि यहाँ पे इस स्वीट में आपको बेसिकली एक 4 फ्लोर का एक पूरा प्राइवेट पैलेस मिलता है, जिसका फर्नीचर सॉलिड सिल्वर और गोल्ड लीफ से बना हुआ है। इसके अंदर एक प्राइवेट म्यूजियम भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीक आर्टिफैक्ट्स जो है वो डिस्प्लेड है। यहाँ एक प्राइवेट एलिवेटर है जो गेस्ट को सीधा उनके फ्लोर पे लेके जाती है, और उनकी कटलरी भी गोल्ड प्लेटेड है। तो अगर 3-4 फैमिली सोचे कि भैया हमने तो ये ज़िंदगी को जी लेना है, तो वो राज पैलेस के महाराजा पवेलियन में जाके एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन 35 लाख रुपए लग जाएंगे आपके एक रात के। एक और इंटरेस्टिंग होटल चेन है पोस्ट कार्ड होटल्स, जो कि लग्जरी में एक नई किस्म की डायमेंशंस ला रही है। तो उन्होंने क्या किया है कि पोस्ट कार्ड होटल्स ने सोचा कि ऐसा क्या है जो आपको बड़े बड़े होटल्स में नहीं मिलता। तो बेसिकली 1-2 छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, जो जब लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं तो उसके बाद भी अगर उन्हें डिसिप्लिन और रूल्स के थ्रू चलना पड़ता है तो उन्हें चिढ़ मचती है। जैसे कि आप कितना भी किराया दे दें, आपको सुबह में बफे ब्रेकफास्ट जो आपके रूम रेंट पे इंक्लूडेड होता है वो एक सर्टेन टाइम तक ही करना होता है। 10 या 10:30 बजे तक जो है वो कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट ओपन होता है, और लोगों को लगता है हम वेकेशन में आए हैं, अब हम ये टाइम क्यों फॉलो करें। तो पोस्ट कार्ड होटल ने क्या किया है कि उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट का कोई टाइम ही नहीं रखा। अगर आप उस होटल में रुक रहे हैं तो आप किसी भी टाइम थ्रू आउट द डे अपना जो रूम रेंट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है वो मांग सकते हैं। इसी तरह उन्होंने पोस्ट कार्ड होटल ने कोई चेकआउट और चेक इन टाइम फिक्स नहीं किया। आप किसी भी वक्त चेक इन कर सकते हैं और आपको सेम वक्त अगले दिन जो है वो चेकआउट टाइम माना जाएगा। सो ये होटल जो है वो मॉडर्न ट्रैवलर्स के लिए है, जो कि रूल्स में बंधना नहीं चाहते। 2026 में इस टाइप की प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक है फॉर देयर लग्जूरियस स्वीट्स। आई एम श्योर रूम्स जो है वो उससे कम होंगे। तो लग्जरी को इन्होंने थोड़ा सा पर्सनलाइज बना दिया है, जहाँ पे आपका बटलर जो है वो आपका फेवरेट म्यूज़िक भी चलाएगा। अगर और कई होटल्स में क्या है कि अगर आप एक बार वहाँ रुक गए तो वो जो आपकी सारे शौक है, आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो नोट कर लेते हैं। जैसे ताज होटल्स के स्वीट में ये कहा जाता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना बाथ टब का पानी पसंद करते हैं, तो आप जब अगली बार वहाँ रुकने आएंगे तो आपके आने से पहले उस बाथ टब में एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर का पानी जो है वो रेडी रहेगा।
तो आप सोच सकते हो क्या लेवल ऑफ लग्जरी आपको मिल रहा है। तो एक ट्विस्ट लेकिन ये है कि आम लोगों को तो ऑफकोर्स इतना पैसा देना पड़ता है, बट जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कैसे फोटोग्राफ्स डालते हैं ऐसे लग्जूरियस होटल्स की, तो उसमें ये ट्रिक होती है कि एक तो होता है होटल्स का रैक रेट जो कि आम जनता के लिए होता है, अमीर लोगों के लिए होता है, पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो नेगोशिएट करते हैं और बार्टर करते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ तो इस तरीके से बार्टर करते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पे उस होटल को टैग करते हुए पोस्ट डालेंगे तो उन्हें उस कमरे का आधा किराया देना पड़ेगा या आधे से भी कम देना पड़ेगा। और बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं वो क्या करते हैं कि वो एनुअल बेसिस पे उस होटल के उस स्वीट की कुछ नाइट्स को बुक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कंफर्म्ड इतनी नाइट्स में रुकूंगा ही मैं या मेरी फैमिली, तो आप मुझे इससे 30% कम पे रेट दीजिए। तो इस तरीके से लोग इसे जो है वो इन स्वीट्स के 30-30 लाख के चीज़ को 10 लाख में ले आते हैं या शायद उससे भी कम। तो ये एक ट्रिक होती है टू ऑल्सो बीइंग एबल टू अफोर्ड दीज रूम्स। तो ये हो गई बहुत महंगे होटल स्वीट्स की बात। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया में जो लग्जरी है ना, वो उस एक्सपीरियंस का हिस्सा है जहाँ आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप सिर्फ एक गेस्ट नहीं है, लाइक आप खुद राजा जैसे महसूस कर सकते हैं। अगर आपके पास 35 लाख होते तो क्या आप एक रात में 35 लाख ले जाने वाले इस टाइप के किसी स्वीट में रात बिताते, या फिर एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार घर ले आते? या आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मेरा तो एक व्यू है पर मैं अपना व्यू शेयर नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या आप 30 लाख पर नाइट के होटल में रहना पसंद करेंगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अब हम आते हैं अपने रॉफल मोमेंट पे। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हर रेस्टोरेंट या हर ब्रांड या दुकान वाले हमें गूगल रिव्यू पे अच्छी रेटिंग देने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई ना भी बोले तो भी अपनी राय देने का शौक तो जो वो इंडिया की नेशनल हॉबी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गूगल रिव्यूज़ जो है ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के या रेस्टोरेंट्स के या प्रोफेशनल्स के नहीं होते, हमारी कंट्री के नेशनल मॉन्यूमेंट्स पे भी लोगों ने गूगल रिव्यू दिए हुए हैं। अब चाहे बात इंडिया गेट की हो या कुतुब मीनार की या ताजमहल की, अगर आप जाके देखोगे तो लोगों ने इनके बारे में गूगल पे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ रिव्यूज़ उसमें से इतने फ़नी हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आएगा कि हंसे या रोए। तो मैं आपको इंडिया गेट के कुछ रिव्यूज़ आज इस सेगमेंट में बता रही हूँ। एक बंदे ने गूगल रिव्यूज़ पे लिखा है कि इंडिया गेट के बारे में कि रात को क्लोज़ हो जाता है जबकि लोग रात को ही जाना पसंद करते हैं, और फूड स्टॉल्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट होना चाहिए वहाँ, ये भी लिखा है उन्होंने। एक और महानुभव ने इंडिया गेट के बारे में रिव्यू लिखा है कि भाई इंडिया गेट पे मत जाना, वहाँ एक भी लड़की नहीं पटती है। लोगों की प्रायोरिटीज़ आई टेल यू। एक कमेंट था इंडिया गेट के रिव्यू में जिसमें लिखा था कि होटल्स नियर इंडिया गेट लाइक चाइना इन इज़ टू कॉस्टली, तंदूरी चिकन 750 रुपये फॉर हाफ प्लेट। और मेरा सबसे फेवरेट रिव्यू ऑफ इंडिया गेट, किसी ने लिखा है आई पास्ड थ्रू द इंडिया गेट बट बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट ऑल्सो आई वॉज इन इंडिया ओनली, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉलिंग इट इंडिया गेट। और तो और एक बंदे ने लिखा है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंडिया के इतने बड़े मॉन्यूमेंट का नाम एक चावल के ब्रांड के नाम पे क्यों रखा गया है। भगवान, देयर इज सच सेंस ऑफ ह्यूमर इन आवर कंट्री, आई टेल यू। और अब हम आ गए कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। फेसलेस ज्वेलरी एक एक्सपेरिमेंटल फैशन ट्रेंड बनती जा रही है। मेनली इसका मतलब होता है कि डेलिकेट चेन्स या एम्बेलिशमेंट स्ट्रैंड्स जो कि फेस को फ्रेम करते हैं, जैसे जॉ लाइन को, चीक बोन्स को या फोरहेड पे बैठकर आपकी लुक्स में जो है वो चार चांद लाने का काम करते हैं। रनवे से लेके रियल वेडिंग्स तक ये ट्रेंड ऑफ फेसलेस ज्वेलरी जो है ये काफ़ी मेन स्ट्रीम हो रहा है, स्पेशली ब्राइड्स के लिए जो ट्रेडिशनल नथ या माथा पट्टी से हट के कुछ करना चाहती हैं, तो वो फेसलेट ज्वेलरी जो है उसको एक्सप्लोर कर सकती है। एंड नाउ वी कम टू द वेयर आर दे नाउ सेगमेंट। इंडिया की जो टेलीविजन हिस्ट्री है ना, अगर इसमें किसी एक मोमेंट ने मिडिल क्लास को बड़े बनने का सपना दिखाया तो वो मोमेंट था जब हर्षवर्धन नवाथे ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीता। वो 1 करोड़ जीतने वाले पहले शख्स बने थे। बात है साल 2000 की, जब वो सिर्फ 27 ईयर्स के थे। यूपीएससी एस्पिरेंट बैकग्राउंड और मुंबई के रहने वाले हर्षवर्धन ने हॉट सीट पर जिस तरह से सूझबूझ से काम लिया,
उसने जो होस्ट है अमिताभ बच्चन जी उनको बहुत इम्प्रेस कर दिया था। और हर्षवर्धन नवाते रातों रात जो है वो हाउस होल्ड नेम बन गए थे। उनकी 1 करोड़ की जीत के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि टेलीविज़न पर सिर्फ ग्लैमर या ड्रामा सिर्फ स्टार्स नहीं होते, साथ के साथ इंटेलिजेंस भी स्टार बन सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस 1 करोड़ जीतने के बाद बहुत लोग जिनको सडनली विंडफॉल गेन हो जाता है ना, उन लोग की तरह हर्षवर्धन ने इसको बहा नहीं दिया इस पैसे को। इंस्टेड उन्होंने एकेडमिक्स और कॉर्पोरेट दुनिया को चूज़ किया। उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया और फिर ग्लोबल एक्सपोजर के लिए वो UK गए। बाद में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लीडरशिप रोल्स में जुड़े रहे। उन्होंने कॉन्शियसली मीडिया से डिस्टेंस बनाए रखा, जो आज के इन्फ्लुएंसर ड्रिवन एरा में जो है वो काफ़ी अनोखी बात लगती है। आज भी हर्षवर्धन नवाते इसीलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक पूरी जेनरेशन को ये बिलीफ दिया कि सिर्फ ज्ञान से किस्मत बदल सकती है कई बार। अब हर्षवर्धन नवाते जो है वो 52 ईयर्स के हो गए हैं। उन्होंने अब अगर आप उन्हें देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे क्योंकि पहले वाली शक्ल हमें याद है, काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, बट बहुत तरक्की कर लिया उन्होंने। वो CEO बन गए थे, अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड कर रहे हैं वो JSW एनर्जीज के लिए। सो ही इज़ क्वाइट अ कॉर्पोरेट हॉन्चो नाउ। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी डाला था सोनी के KBC को प्रमोट करने के लिए। तो हर्षवर्धन की स्टोरी जो है वो हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का जरिया बनी रहेगी। और अब हम आते हैं अपने OTT मीटर सेक्शन पे, जिसको हम करते हैं सी वोटर मीडिया ट्रैकर के साथ। तो इस वीक हम रिव्यू कर रहे हैं जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई चिरैया को। द सीरीज स्टार्स दिव्या दत्ता, संजय मिश्रा, सिद्धार्थ शॉ, प्रसन्ना बिष्ट एंड अदर्स। इट इज़ द हिंदी एडेप्टेशन ऑफ हॉयचॉयज बेंगोली लैंग्वेज वेब सीरीज संपूर्ण, जो 2022 में आई थी। तो चिरैया जो है दैट एक्सप्लोर्स द चैलेंजेस दैट विमेन फेस विद इन ट्रेडिशनल इंडियन मैरिजेस, पर्टिकुलरली अराउंड द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट। तो जेंडर पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज है। तो हमारे OTT मीटर के हिसाब से चिरैया ने काफ़ी अच्छी बज़ क्रिएट की, 83%, एंड इट ऑल्सो अचीव्ड अ डिसेंट कन्वर्जन रेट ऑफ 56%। और रेटिंग भी जो है चिरैया की वो आई 3.43 आउट ऑफ 5 फ्रॉम द ऑडियंस, विच इज़ रैदर गुड। मैंने सुना है कि दिव्या दत्ता की परफॉर्मेंस चिरैया में बहुत ही अमेजिंग है, तो अगर आपको वक्त मिले तो आप देखिएगा। इट्स ऑन जियो हॉटस्टार। और अब हम आते हैं सोनल रेकमेंड सेक्शन में। आज मैं रेकमेंड कर रही हूँ एक फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पे है। इट्स कॉल्ड 3 of Us। ये 2023 की फिल्म है। इट्स अबाउट अ वुमन जिसको ना अर्ली ऑनसेट हो जाता है डिमेंशिया का। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ अपना होम टाउन विजिट करती है, अपनी पुरानी मेमोरीज और अपना पुराना बॉयफ्रेंड जो है दैट टेक्स हर थ्रू अ वेरी पॉइग्नेंट पाथ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी फिल्म है। इट्स अ परफेक्ट वॉच। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा ठहरी हुई स्लो पेस वाली फिल्म है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो अगर आपको उस टाइप की फिल्में पसंद है ना, तो पीकू जिसमें आपको पुराना शहर देखने मिलता है, तो उस तरीके की फिल्म पसंद है तो आप 3 of Us ज़रूर देखिएगा। एंड आई थिंक द एक्टिंग ऑफ शेफाली शाह इन दिस फिल्म इज़ outstanding. It's mind blowing. Please do not miss watching 3 of Us if you've not watched it already. और अब हम आते हैं अपने ऑन कॉल विद सेगमेंट में। और आज जो मेरे साथ इस सेगमेंट में जुड़ रहे हैं ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज यू नो इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस ही डेब्यूड एज अ फिल्म मेकर, बट ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जिनके बारे में कह सकते हैं कि उनकी एक पूरी कल्ट फॉलोइंग है। ही हैज़ लाइक अ स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग basis the kind of nuanced creativity that he has. I'm very happy and honored to have with me Imtiaz Ali. Hi Imtiaz, welcome to The Right Angle. Thank you, Sonal. Finally, great to chat with you. Such a pleasure talking to you, इम्तियाज़। तो सबसे पहले आते हैं आपकी आने वाली फिल्म पे, मैं वापस आऊँगा। I mean, such a catchy title. So, do you want to tell me a bit about the backstory of this title, because it's already generating a lot of curiosity. The inception of it is from a poem, actually. When in school, I had read this poem called The Highwayman. I don't know whether you remember it. And it's by Alfred Noyes. And he had written this poem, which was a ballad. And there is this highwayman, which is a robber. And he's telling his girlfriend, Bess, the landlord's daughter, who he is having a relationship with, that I'll come to you tomorrow at sunrise, and I'll come to you. In case they push me further, then maybe by noon I will come. But if everything else fails, I'll come to thee by the moonlight. Okay. Watch for me by the moonlight,
I'll come to thee by the moonlight, though hell should bar the way. Okay. So it was very, very effective. And then I was thinking, this is such a thing to say, that I will come to you, though hell should bar the way. Then there was a song, actually, I'm telling you all my secrets now, in Khuda Gawah, in which the character of Badshah Khan, Amitabh Bachchan, says that मैं वापस आऊंगा, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊंगा. Yeah, I remember that. The impact of that song. And then when I was making this film, even during shooting, I didn't think that it will be called Main Wapas Aunga. But there was the scene we were shooting, and then it was in the moving train, and it was a very complicated shoot. And I had briefed Vedang, who was playing Kinu in the film, that he comes and he screams these same words. Main wapas aunga, and he's making this promise to somebody, to some land, to some air, to this place, that I'll come back. And it happened to be those words. While during the take, I realized that this has to be the title of the film. There's such a strong emotion. So there's a long history there. तो इम्तियाज़, ये जो कास्टिंग है आपकी फिल्म की, आई मीन नसीर साहब ऑन द वन हैंड एंड देन दिलजीत दोसांझ एंड वेदांग एंड शर्वरी, इट्स अ वेरी डिवर्स सेट ऑफ पीपल. तो ये कैसे हुआ, मतलब हु केम ऑन बोर्ड द फर्स्ट और फिर देन हु फॉलोड, ये कास्टिंग कैसे आपने डिसाइड की? Well, I spoke to Nasir first because I was very particular. I was thinking about who can do that part, because we wanted somebody to play 95 years old. And it's a very finely calibrated role. It's not just a few scenes. It is a person who is going through the most intense experience of his life at an age of 95. And he has to be talking even in gibberish and saying nonsense words, but it has to be profound and funny at the same time. And very calibrated. So I obviously needed a very, very good actor. That road leads to Nasiruddin Shah. Yeah. And the good thing about Nasir for this part was that I didn't remember him ever playing a turbaned Sikh gentleman. And in fact, I didn't remember him playing any Punjabi character. Yeah. So I thought this is going to be fresh for Nasir also. Like, we might like to see Nasir in this form. Like, we've seen him almost as everything. I didn't want him to repeat. So then it was even more charming to have him play this part. And I thought if he says no, then I don't know who else to go to or what to do. Thankfully, he didn't say no. He had liked some of my previous films. And so then Nasiruddin Shah was important for me. And then I was looking simultaneously for the younger part, which then Vedang, I thought, had the face, had a certain charm that he could grow up to be Nasir at 95. So that connection came through. Then I met Vedang a couple of times, but also for another story at that time. So then he came in because I was looking at a very young actor, an actor who could be Nasir 78 years back, you know. So there's a mathematical calculation there because there's been an X number of years since the partition of the country. And for Sharwari, because I was, you know, if we look at cinema of the 40s, we will find many girls with very westernized styles and faces and the looks which are very pristine, but at the same time very foreign also somehow. You know, it's not the later Indian look. Yeah. So I wanted her to have that quality of a period look, so to speak, this girl. So Sharwari fitted the bill completely. And also I had an age kind of a thing. So young actors. But by this time, also Diljit happened. Although when I was working on Chamkila, I was thinking about this story, but I hadn't approached him or I hadn't really spoken to him about this story in any detail, you know, maybe some little bit reference. He would know that I'm making a film like this, but I hadn't really spoken to him per se. And it's only much later, after the whole story, as it was getting formed, I realized that it is more and more going into how Diljit is. I mean, emotionally, not political, but sociologically or
the source from which he has been retrieved, so to speak, or where he comes from, the people Yeah. that he represents, and the emotion that is most dear to him. This Mm. touches upon all of that. So I thought, I'm a big one to not have actors do some part in a film just because they've done another part in mine. It's like it has to be more special or not at all. And this is the first time ever working with an actor back to back films like that. This I realized perhaps is even more connected to or belongs more to Diljit. So Mm. therefore Diljit. So I'm very, very happy with each one of them. No, wonderful. In fact, Imtiaz, the teaser looks very powerful. But आपको ये feedback मिला है जैसे typically when it's about a turbaned person and intercuts and flashback, तो लोग कहीं ना कहीं उसे लव आजकल से relate करने लगते हैं. तो have you got that feedback that it's looking a little similar to Love Aajkal? Yeah, I also saw, some people on the net, but I'm not worried about that at all because this is not that. It is not two love stories. It is just one story. There's one love, and but there is past and present, of course, and there is also a very different quantity that will happen. So I'm not worried about it because even when more material from the film goes out in promos and material for various other songs and the trailer, etc., that I'm sure will be obliterated because it's not like that. So very, very strong and very different, which is coming our way in this. तो इम्तियाज ये फिल्म के साथ आपने फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई से आपने दो रिस्क लिए हैं. एक तो राइट नाउ द टाइम इज सच कि लोग बहुत हाई इंटेंसिटी वायलेंस वाली फिल्मों के लिए थिएटर में जा रहे हैं. सो आई डोंट नो, डू यू थिंक दैट देयर इज एन एपेटाइट फॉर प्योर लव स्टोरीज ऑफ दिस नेचर? तो उसके लिए लोग जाएंगे थिएटर्स में. और दूसरा ये कि अभी वक्त कुछ ऐसा चल रहा है फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज़ में मतलब देर इज जस्ट नो स्कोप ऑफ शोइंग लव एंड bonhomie टुवर्ड्स पाकिस्तान. सो अगेन ऑन दीज टू अकाउंट्स एज अ फिल्म मेकर आपको किसी टाइप का कोई स्ट्रेस है? हाउ आर यू कोपिंग विद दिस? No, because it is pretty much in. So there is no love for Pakistan in the film, for instance. There is no such love. We are not saying bye bye. It's a very personal story. It's the story of one person, and it is not casting an allegation. It is not saying anything which is actually politically one way or the other. It is not even saying हम भाई भाई. It is not even saying उसको मार डालो. कुछ भी नहीं कह रहे. ये एक बंदे की कहानी है. It's a very personal story, and at the time of today, from a contemporary lens, from a retrospective lens, we are looking at a very beautiful love story of a particular person. We're not making any value-based judgments or any statements over here. So I'm not worried about that at all. Like anybody watching the film will not feel slighted, or the fact that this is belonging to any one of the boxes. It's a very personal story, firstly. So I'm not worried about that aspect. The second thing is I feel that, you say that, is there a time for a love story to work? I've seen all of my life that any good film, whether it's a violent film or a bold film or a very romantic film or a comedy, it is working at any particular time that it's released. Sometimes I feel that it's not as though the audience is very strategic in the way that it wants to see films, and the climate. If the socio-political climate becomes very intense, maybe comedies will also work very well. And a film which is very intense and bloodthirsty will also work. It can work, I think people want a certain sense of emotional cathartic relief. And every film that is good has as good a chance as any else. I've seen love stories working at the back of intense films a lot also. But the thing about this film is that it is also talking about intensity, and I think even in the first teaser that we've sent out, we've made it very clear that there is heart-rending cry, which is the name of the film, and it is a romance, sure, but not without intensity. So on both these accounts, I'm not worried actually.
तो इम्तियाज़ एक्चुअली क्या हुआ कि ये टीज़र देख के ना इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय ओन ग्रैंडमदर मतलब वो कुछ वी लॉस्ट हर अ फ्यू इयर्स अगो बट वो मुझे बताया करती थी प्री पार्टीशन के टाइम पे कि कैसे शी यूज्ड टू लाइक समवन जो उनकी गली में आता था एंड शी यूज्ड टू वॉच हिम फ्रॉम द बालकनी। तो मतलब मुझे ये स्टोरीज से उनकी कहानी याद आई। I'm so sorry. Where is she? Where was she from? Yeah, so she was from this place called Kasoor near Lahore. वो मुझे बताया करती थी like you know how all grandchildren want to ask, तो हम उनसे पूछते थे कि आप दादाजी से कब मिले, बट वो rather मतलब वो उन्हें याद करती थी उस वक्त she was a teenager at that time and she said that कभी कभी मुझे पार्टीशन के बाद सिर्फ ये लगता है कि वो she didn't even know the name of this person but he would come every day and she would stand in the balcony। तो वो कहती थी कि मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि अब वो वहीं रह गया पाकिस्तान में, would he even recall about me, would he remember। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म का टीज़र देख के ना ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत कम लोग बचे हैं अभी जो जेनरेशन ने एक्चुअली वो टाइम देखा हुआ है पार्टीशन का, प्री पार्टीशन का। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस आपने ऐसे कुछ लोगों से बात की लाइक बिकॉज़ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट देयर इमोशंस। As many as I could meet, I have met. As many stories that I could hear, I have heard. And if your grandmom were alive, I would have spoken to her. The whole story of the film is exactly your grandmother's story. This is the closest one gets. You will already see in the trailer or the promo of the film, the girl standing on the balcony and the guy coming on the road. Okay. Have you seen it? It's already there in the teaser. And Kasoor is the place from where Baba Bulle Shah comes. Kasoor is at the Husainiwala border. Yeah, that's right. Yes. Right, and that they had cut the line and all. I know. So we wanted to even shoot there. Kasoor, Juti Kasuri. It's a very famous, romantic, and a spiritual spot. Yeah, right. It is just there. If you throw a stone, it'll fall on Kasoor. If you throw a stone from Firozpur, really. Yeah. Anyway, so this is exactly the story of the film. Which is why I'm not even concerned because it's not saying anything anybody is good or bad. It's just such a personal story. And the problem, and I can bet that towards the end of anybody's life, and I'm not going to be so impertinent to say I know that she would have gone through this, but so many of them have. Remembering those old times, so much to say that, there's somebody source told me that memory is a book. So when somebody loses memory, they lose it page by page, starting from right to left. So the earliest incidents are the ones that one sticks on to the longest. Mm-hmm. And while they forget the details of their present day life or who this person is or where am I, but they never forget the past. They don't forget that time of partition. And this, I was in a rush to make this film, Sonal, because I know that these people, the last standing generation, is going to all go very soon. We're going to lose them completely. And this is a homage, it's a tribute to them. And I want to do a show in which I want to bring as many of them as I can and show them this film. Because we want to say that we know you exist. It was so difficult for them to tell us their stories. It's taken so many years. They still don't talk about it clearly. And they now their memories are all gone. Many of them suffer from Alzheimer's and dementia. And this is really a homage to them to say, boss, we understand. We feel you. We can't understand exactly what you went through, but we feel you. You've seen the most dynamic, the most important event in the subcontinent ever. It's bizarre that these things can happen in the world. Yeah, so beautiful. But I wonder the Gen Z of today, would you think they will appreciate, because they look at relationships as situationships and very differently from that era of unspoken love or unrequited love. So आपको लगता है कि Gen Z relate कर पाएगी इस emotion से? I feel that young people of the world today are even more lonely than the previous generations. With all of the various ways of communicating to each other, technology and the way the world has gone has made them even more lonely. I feel they are seeking much more meaning, connection, because it's so accessible and so easy for them. Yeah. That there is almost everything has lost meaning.
almost everything has lost any significance or legacy. And in the film, there are two generations. There is the younger generation, Nirvair Garewal, which is played by Diljit. Okay. And actually, it's a contemporary film. It goes to the past, but so Nirvair's problem is that he feels a sense of detachment from everything, and he is the poster boy of commitment phobia. He has FOMO. He's that typical guy who says, "What am I doing in my life? What is the end to this?" He's challenging all of that, and then he discovers the story, and because he himself is going through a kind of an abyss in his life, he starts to understand what his grandfather was going through, and that is the connection. So it's with the story of the past, how the present time is, how he makes up his mind in his present time. That is the story. So actually, the story is talking to the present times. It's not a story of the past at all. And Imtiaz, what as a filmmaker is your biggest fear or your biggest insecurity? Well, I feel that I should. I don't want to feel scared at the time that people come out of my show. Like I always see myself as the person sitting on the steps in a movie theater and looking at the audience after my show is over, like going, just their faces. And the fear only is going to be that they didn't seem to care about what they saw. Understandable, but I don't see that happening at all. तो जमाना चल रहा है कि ये पूछने का कि इसका नंबर 2 कब आएगा या फिल्म का नंबर 3 कब आएगा, तो लेकिन ना हो पार्टीशन दूसरी दफा. नो नेवर आई होप. पर और जो फिल्में हैं, जैसे डू यू गेट आस्क्ड कि तमाशा 2 कब आएगी या जब वी मेट 2 कब आएगी? तो मैं बोलता हूँ कि मैंने लव आजकल 2 तो बना ली है, वो तो इतनी अच्छी गई नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हो कि बाकी फिल्में बनाओ? But I keep hearing about Rockstar and Jab We Met, etc. I feel that if there's something that comes that strongly sometime, then I will. But I don't think, especially for Jab We Met, तो मतलब why? No, absolutely. Some things are best left untouched. Yeah. And it is not like I don't want to start from a point of view of like this is a money-making good plan, like a professional move. Good films cannot initiate that way. Yeah. Good films have to come from a point of, oh, this is a nice story, I want to be in this world, and then you make the film. So Imtiaz, there's a magic that you created with Ranbir and Rockstar or Tamasha. So, there's so many fans who look forward to that pairing. So, kabhi is बारे में बात होती है? Is there some project in the works with Ranbir? Yeah, I feel that no, there is no present plan as such, but hopefully there'll be something that it'll have to top the other work that we've done. That this has to feel. We are not doing this film just because we've done other films before, but because this really is the best thing for him to do and me to do, and it has to be something so exciting like that. Something to take it for, because now we've done such different, such kinds of films and understood about each other that we have to take it forward. So if there has to be a story that takes it. Hopefully, yes, Sonal, I'm also looking forward. जरूर आए वो वक्त. But Imtiaz, do you ever revisit your films? Like Baithe Baithe, do you watch your old films? No, you don't. Very, very rarely. But कभी कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के आपको लगता हो that if you were to watch it, you'd find some flaws now in that? Oh yeah, I discover flaws very early. In fact, it's only the good things I discover after a long time. I remember that I saw Socha Na Tha after many, many, many years. And then I was laughing along with it, but which is not something that ever happened for the first 10, 15 years. But yeah, I think that, I feel that, let's say for a film like Harry Met Sejal, there was something very nice which kind of did not really turn out very nicely. This whole angle of somebody being a womanizer or looking at themselves as like that, like a unstable character almost. Yeah. But having a story behind it,
and having a different reaction towards a person is a very enticing. I think it's a very charming, interesting story. Then secondly, I feel that even in Love Aajkal, certain things, the second Love Aajkal, some things were like underwhelming. In certain plots or certain story aspects, it's almost as though after making love to a girl, you realize that, you know what, she's so beautiful, I didn't even see her beauty or realize it. I wish that I could have got more from her because there was so much and I didn't even see it. And you have this feeling after, actually sleeping with somebody or being intimate with somebody. So I think that was a very beautiful thought. But I couldn't bring it out in the best value possible. Oh, that's a very deep analogy. But what work of yours, if at all, do you think that got you closest to perfection? Oh. Nothing. Nothing, Sonal, come on. Okay, then maybe perfection, that's humility talking, but leave aside perfection, but something that makes you truly happy about yourself as a filmmaker. There are certain places I can see, certain places, certain points in Rockstar, certain points in Chamkila. And I won't comment about this film right now, but certain ऐसे कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि, and this is almost as though it just, I can claim the credit for it because it's credited to my name. I've written and directed it, but somehow it just comes from somewhere. And you get out of the way, and then, you feel that certain points in Rockstar, for sure, there is a certain power that comes through. That's a combined effort of everybody. And honestly, we were not being very logical at that time. And many such places in Chamkila. For instance, in Chamkila, there was this portion where we had a beautiful sunset and somehow we had time. I don't know what we were doing. So I just said, Diljit, you please sit here and I'll play the song. You just listen to the song and you just turn and look at the lens when I say. And that's the longest take in the film, actually. And I thought, let's take a chance. Acha lag raha hai. And then he had not heard that song, Mainu Bida Karo. Oh. So then I played it. And then he heard for the first time. Okay. And that is the take. This one take. Wow. And he turned and he looked at the lens and he's just looking at the lens, and that's, and it's in the film. It's the longest take in the whole. So sometimes, you do that, you don't even know why. And it feels very nice. I don't know, there's nothing perfect about it, but you feel some emotion and it somehow gets translated, People also feel the same when they see it in film. इम्तियाज, कितने साल हो गए अभी इंडस्ट्री में आपको? बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए. तो 20 साल में ऐसी क्या बात है about this industry or its people that you've still not been able to understand? I feel that they are very passionate, and they're always trying to come across as very strategic and professional. But I think they are just a group of passionate drifters kind of people, It's a drifters club, I feel, film industry, and in its best value. And everyone who is successful, I don't know how they have so much time to just gup shup, and रात को पूरा मतलब सुबह तक गप्पे चल रही हैं. These guys, I used to, when I met Shah Rukh and all for the first time, I kept asking him for the next, because we were supposed to meet for 1 hour. No agenda. Okay. फिर आपको कहीं जाना नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, नहीं तुझे जाना है, नहीं मुझे भी नहीं है, आ जाओ बैठना. So for 5 hours, 6 hours talking to me, why? How does he have so much time? How much? It's not the time, it's the energy. Same, all of the Khans, all of these various other producers, directors, whoever you meet, अड्डा मारने के लिए सब तैयार है. बस basically अड्डेबाज लोग हैं. So I love that about the film industry. And they sometimes do things that are silly. Sometimes someone might, because they are artists. Yeah. It's very difficult. Unfortunately, what happens in the film industry is that there's popularity. With that comes power. Each one of them has so many people on their social media. It's almost unfair.
And if somebody has to say something about politics, etc., what, maybe we are not the most qualified, but we have to be damn careful. Yeah. Because there are people, like a lot of followers and all of that. So there are various aspects to it, but I feel that I'm so lucky to be a part of the film industry. Because I didn't know anybody when I came here. It's only the support of these people. And that, I could do anything. The industry is as lucky to have you, इम्तियाज. लेकिन अगर आप फिल्में नहीं बना रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? मैं बास्केटबॉल का कोच होके रिटायर हो गया होता और मैं बता रहा होता बैठ करके सबको कि पता है जब मैं छोटा था तो मैं थिएटर भी करता था. एक बार मैंने सोचा था कि मैं फिल्म भी बनाऊंगा. इम्तियाज, हीर रांझा के साथ क्या हो रहा है अभी? देयर इज सो मच स्पेकुलेशन अबाउट द कास्टिंग. पीपल आर होपिंग फॉर अ लैला मजनू काइंड ऑफ मैजिक ऑल ओवर अगेन. तो कुछ आप हमें स्नीक पीक दे दोगे हीर रांझा के बारे में? And hopefully this time there will be a big instant box office collection also, unlike Laila Majnu, where people had to wait for 6 years to come back to the theaters, pull that movie back, and really create history, because this has really never happened. And if you were to ask any distributor, they'd say that aisa hua nahi tha pehle. And it's at the back of that, by the force of the re-release and the craze that took place, which is really only and completely like audience created. Are we getting on to Heer Ranjha with Sajid directing, Preeti producing, Ekta producing, and I am again the same way presenting, and just enjoying the process of, because yes, but I'm the one who wanted Heer Ranjha to be made to begin with. So my whole challenge was to first convince everybody that please just make Heer Ranjha. And not any other one. तो कास्टिंग का आप दे नहीं रहे हो कोई स्नीक पीक मुझे? कास्टिंग का स्नीक पीक नहीं है, वो हम ढूंढ ही रहे हैं. and everybody is auditioning, everybody, it is a lot. We are still looking for the cast of Heer Ranjha. तो 12th जून को आपकी फिल्म मैं वापस आऊंगा आ रही है इम्तियाज. सो व्हाट इज दैट वन लाइन पिच दैट यू वांट टू मेक टू पीपल? लोग क्यों आए देखने के लिए मैं वापस आऊंगा? Because 100 years later, when you have forgotten everything, there will be only that one thing you will remember, and that is something which was too personal to share. And this is such a story. Beautiful. I mean, how beautiful is that? And that brings me to my last question, इम्तियाज. जैसे मतलब ये मैं कई लोगों को कहती हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ये बात सच है that there are millions of people who follow the Imtiaz Ali school of filmmaking. You really have a cult following. तो ऐसे में अगर कोई aspiring filmmaker को या किसी को कल का इम्तियाज अली बनना है तो उसे क्या करना होगा? उसे कभी किसी की राय नहीं लेनी चाहिए. I feel that people, when they are asked to give advice, they can be very fake. I think the guidebook is best when you yourself write it after getting the experience. Nothing else will work. You have to do what your heart tells you. And this is what, like, I'm actually using, I don't think that I'm worth giving anybody any ज्ञान, but ये तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि भैया ज्ञान किसी से ग्रहण करने की कोशिश ही ना करो. तुम खुद ही अपना ज्ञान बनाओ, उसी के हिसाब से चलना. ठीक है. It's like I feel like Geet on that terrace saying that सही होगा या गलत मेरा फैसला होगा ना, so मैं झेल पाऊंगी उसको. Yeah. I think one should be like that. Well, what a well-meaning advice, Imtiaz, and thank you so much for taking out the time to talk to us and being on Right Angle. Lovely talking to you as always, Sonal. Bye. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. आप मुझे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं and on @Sonal_Kalra. आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sonal.kalra@hindustantimes.com. I shall see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. आंकड़ा क्यों काट रही हो? क्या है?
उठ जाते हो तुम फटाफट, तुम्हें बांध देना चाहिए कुर्सी से। क्यों इतना बोलते ही चले जा रहे हो? मुझे लगा बह गए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। फिर क्या हुआ? सिर्फ डिस्कशन तक रह गए तुम? मेरी छींक रुक गई है, ना आ रही है ना खत्म हो रही है। मैं सुनवा लूंगी, मैंने फिल्म नहीं बोला वैसे। नहीं it's okay। कब 100 रुपए के लिए मर रहे हो? तुमको कुछ दे क्या, जैकेट या शॉल या कुछ? ये पहन लो, कैमरा का कवर। ये पुअर जोक्स का बादशाह। देखा क्या बनाया तुमने, मिलता ही नहीं है वो। अभी क्या बोला था इसने, उल्टा बोला था ना, देखो देखो यही लगा ली होती 100 रुपए बनते।